बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दोस्तों, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में मैं पहले बता दूं कि एक ऐसी गलती जो कि सारे तो नहीं लेकिन अक्सर प्रोक्योरमेंट के लोग करते हैं और वो एक लंबे अरसे तक करते रहते हैं, क्योंकि इस गलती को ना तो इंटरनल एडिटर और ना ही एक्सटर्नल एडिटर पॉइंट आउट करते हैं। तो चूँकि ये गलती पॉइंट आउट नहीं होती तो इसलिए ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाती है और लोग इसको एज इट इज़ जॉब को अपनी को परफॉर्म करते रहते हैं इसी गलती के साथ। लेकिन जब भी वो अपनी जॉब को स्विच करते हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो जहाँ पर ये गलती नहीं हो रही होती वहाँ पे कंपैरेटिव स्टेट दुरुस्त तरीके में बन रही होती है, तो उनको एहसास होता है कि वो तो पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट को एक गलत तरीके से बनाते रहे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और हम आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस किस मौके पर बनानी चाहिए, इसके कितने तरीके होते हैं और ये वो गलती जो कि प्रोक्योरमेंट के अक्सर लोग इसमें करते हैं वो क्या गलती है। दोस्तों, पहले तो हम समझ लें कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली अकाउंट की टर्म है। अकाउंट में जब बैलेंस शीट को बनाया जाता है तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस की एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसमें डिफरेंट एसेट्स को, बाइंग को, सेल को, रिसीवेबल, पेएबल, जो डिफरेंट एंट्रीज होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, उसको कंपेयर किया जाता है। ये कंपैरिजन आप एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर का कर सकते हैं, 6 माह का कर सकते हैं, 1 साल का पिछले साल से कर सकते हैं, पिछले 10 साल से करते हैं। मतलब किसी भी पीरियड से जब आप किसी करंट पीरियड का किसी प्रीवियस पीरियड से कंपैरिजन करते हैं तो उसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो सिमिलर कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रोक्योरमेंट में भी यूज़ होती है जब आप प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। जैसे कि आपने किसी रिक्विजिशन के अगेंस्ट जब आप प्राइसेस लेते हैं तो आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें आप सप्लायर का नाम लिखते हैं, उसकी प्राइसेस लिखते हैं और फिर आप देखते हैं कि किस सप्लायर की प्राइस कम है, हमने किसको ऑर्डर देना, मतलब जो आपने डिसीजन करना है बाइंग का वो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बेस पर कर रहे होते हैं। दोस्तों, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप कोई भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने अपने जो प्रोक्योरमेंट के 6 प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो पहले से दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब जब आप रिक्विजिशन को देखने के बाद सोचते हैं कि मुझे इस पे कौन सा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए, आपको ओपन बिडिंग में जाना चाहिए, आपको रेस्ट्रिक्टेड बिडिंग में जाना चाहिए, आप RFQ का प्रोसेस अडॉप्ट करना है, RFP का अडॉप्ट करना है या सिंगल सोर्स पे जाना है, तो जो भी प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है उस रिक्विजिशन पर, उस प्रोसेस के लिए आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इवन आप अगर सिंगल सोर्स पर भी बाइंग करना चाहते हैं आपको तब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपका एंड यूज़र आपसे कहता है कि मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए और मैनेजमेंट उसको अप्रूव भी कर देती है कि इसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, इसको एप्पल ही चाहिए। तो आप अब ये सिंगल सोर्स है, आपको पता है कि एप्पल की प्राइस फिक्स है और आपने एप्पल परचेज़ करना है, तो आप उसके लिए भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। इसकी वजह क्या है, ये वजह हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन पहले ये जान लें कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट किन किन मौक़ों पर और किस तरीके से बनानी चाहिए और इसके कितने डिफरेंट मेथड हैं। जैसे प्राइसेस को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 6 डिफरेंट तरीके यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि आपने जब भी प्राइसेस को एनालाइज करना है तो आप किस तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 6 डिफरेंट तरीकों की कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है कंपैरिजन ऑफ कम्पिटिटिव बिडिंग, यानी कि आपने जो कम्पिटिटिव बिडिंग किया, आपने जो कोटेशंस लिए, आप जब उसका कंपैरिजन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ कम्पिटिटिव बिडिंग। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है और सबसे मकबूल तरीका है कि आपने 3 कोटेशन, मिनिमम 3 या जितनी भी आप लेना चाहें, तो आपने 3 कोटेशन ली और उसको कंपैरिजन शीट में एंटर किया। तो ये जो कंपैरिजन है ये सबसे पॉपुलर कंपैरिजन है और जब भी आप इसको बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑफ कम्पिटिटिव बिडिंग, कि आपने 3 कोटेशन ली, उसका कंपैरिजन किया और उसको जो लोएस्ट प्राइस थी उसको ऑर्डर दे दिया। लेकिन यहाँ पे वही गलती जो प्रोक्योरमेंट के अक्सर लोग करते हैं वो गलती भी हो रही होती है। तो इस गलती को पहले आप बाकी जो कंपैरिजन है उसको देख लें, तो इस गलती को हम फिर आपको पॉइंट आउट करते हैं। दोस्तों, नंबर 2 है कंपैरिजन ऑफ प्रायर कोटेशन। कंपैरिजन ऑफ प्रायर कोटेशन आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास टाइम कम हो और आपको उस गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं, बाइंग करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो आप अपने प्रोसेस को शॉर्ट करते हुए जो ऑलरेडी अवेलेबल कोटेशन होगी, यानी लास्ट टाइम जो आपने बाइंग की होगी उस सेम आइटम की, आप उसको उसी प्राइसेस पे रिपीट ऑर्डर भी कर सकते हैं। सम टाइम रिपीट ऑर्डर का टाइम 6 मंथ्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड होता है और सम टाइम साल या 2 साल, मैक्सिमम 2 साल तक के लिए आप रिपीट ऑर्डर किसी भी प्रोडक्ट का
किसी भी सप्लायर को कर सकते हैं, जिससे कि आपने ऑलरेडी सेम प्रोडक्ट उस प्राइस पे ली हो जो कि कोटेशन में पीछे अवेलेबल है। तो इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रायर कोटेशन। तो दोस्तों कंपैरिजन फिर भी बनेगा, अगर आप रिपीट ऑर्डर करें तो फिर भी आपको कंपैरिजन बनाना पड़ेगा, और इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों नंबर 3 है कंपैरिजन ऑफ पब्लिश प्राइस लिस्ट। यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस लिस्ट ऑलरेडी प्रिंटेड अवेलेबल होती है, तो आप उस जो प्रिंटेड उसकी प्राइस लिस्ट अवेलेबल है आप उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे बाटा की फिक्स प्राइसेस है, आपको बाटा के शूज़ चाहिए अपने वर्कर के लिए, जैसे हाइपर स्टार या मेट्रो कैश एंड कैरी, यहाँ पे प्राइसेस फिक्स हैं, जो भी उनकी प्रिंटेड प्राइस लिस्ट भी अवेलेबल होती है और उनकी शेल्फ लाइफ पे भी प्राइसेस अवेलेबल होती हैं। तो जब आप इस तरह की बाइंग करना चाहते हैं जिसकी प्राइस लिस्ट ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस प्राइस लिस्ट की बेस पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के कंपैरिजन में एक तो प्रिंटेड प्राइस लिस्ट होती है, दूसरा जो कि जनरल पब्लिक के लिए होती है, लेकिन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी हाइपर मार्केट में जाएँ तो जो एक तो शेल्फ लाइफ पर जो प्राइसेस आती हैं वो ऑलरेडी मार्केट से 5 से 10% कम होती हैं, और फर्दर उन प्राइसेस के ऊपर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए फर्दर डिस्काउंट होता है जो कि 10 से 15% तक अवेलेबल होता है। जैसे कि आप अगर मेट्रो कैश एंड कैरी से कुछ कॉर्पोरेट अकाउंट्स में परचेज़ करते हैं तो वो आपको जो शेल्फ लाइफ की प्राइसेस हैं उससे कोई 10 से 15% डिपेंडिंग ऑन योर बाइंग अमाउंट आपको फर्दर डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कहेंगे कंपैरिजन ऑफ पब्लिश प्राइस लिस्ट। और लेकिन कंपैरिजन फिर भी आपको करना पड़ेगा, अगर आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस लिस्ट अवेलेबल है तो फिर भी आपको कंपैरिजन शीट बनानी पड़ेगी। दोस्तों नंबर 4 है कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस सेट बाय गवर्नमेंट, लॉ अथॉरिटी और रेगुलेशन अथॉरिटीज़। यानी आइटम का कंपैरिजन जो कि गवर्नमेंट या कोई भी लॉ अथॉरिटी जो भी प्राइसेस को फोर्स कर रही होती है, अगर वो प्राइसेस को सेट कर देती है तो वहाँ पर प्राइसेस फिक्स होती हैं। जैसे कि इसकी आसान सी मिसाल ये है कि गवर्नमेंट ने रोटी की प्राइस जो 6 रुपये फ़िक्स की हुई है। आप जब भी यहाँ से भी रोटी परचेज़ करेंगे तो आपको 6 रुपये की फ़िक्स प्राइस पर ही ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए भी आपको कंपैरिजन बनाना पड़ेगा, और इस कंपैरिजन को हम कहेंगे कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस सेट बाय गवर्नमेंट, सेट बाय लॉ अथॉरिटी या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो सेट प्राइसेस की गई हैं, जब वो आप उस पर बाइंग करेंगे तो उसको हम इस कंपैरिजन में लेंगे। लेकिन कंपैरिजन यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा, और इसको हम आगे आपको बताते हैं, क्योंकि वो गलती जो कि अक्सर लोग प्रोक्योरमेंट में करते हैं कंपैरिजन के दौरान वो यही है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कंपैरिजन नहीं बनाते कि ये तो ऑलरेडी प्राइस फिक्स है तो इसके लिए कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों नंबर 5 है सिंगल सोर्स, कंपैरिजन ऑफ सिंगल सोर्स आइटम। यानी कि वो आइटम जिनका दुनिया में एक ही मैन्युफैक्चरर, जो ऐसी आइटम जो मोनोपोली आइटम है, तो अगर आप ऐसे आइटम को परचेज़ करने जा रहे हैं जो कि फ़िक्स है, सिंगल सोर्स है, प्राइस भी फ़िक्स है और एक ही सप्लायर है, एक ही मैन्युफैक्चरर है, तो वहाँ पर भी आपको एक कंपैरिजन बनाना पड़ेगा जो कि कंपैरिजन फॉर सिंगल सोर्स के लिए होगा, और ये कंपैरिजन भी ज़रूरी होता है। आप बगैर कंपैरिजन के सिंगल सोर्स आइटम को परचेज़ नहीं कर सकते। दूसरा नंबर 6 है रफ़ कंपैरिजन। रफ़ कंपैरिजन अक्सर प्रोक्योरमेंट में जॉब परफॉर्म करते हुए करना पड़ जाता है, और रफ़ कंपैरिजन में ऐसी प्राइस के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिन पर बेस करना पड़ता है। जैसे कि प्राइस के अलावा आपको उसको पर केजी पर कंपैरिजन कर सकते हैं, पर लीटर कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको पर हॉर्स पावर, अगर कोई कार है तो आप उसको पर हॉर्स पावर कंसीडर कर सकते हैं। आप उसका कंपैरिजन, अगर वो कोई लैब इंस्ट्रूमेंट है तो आप पर टेस्ट सैंपल उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसकी एक लाइव एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है, जैसे कि फ्रेट फॉरवर्डर से अगर आप फ्रेट के लिए कोई कोटेशन लें तो वो आपको पर केजी का रेट दे देगा, लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है और वो केजी में कम है लेकिन वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो फिर वो केजी में उसको कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि फिर वो उसके ओवरऑल वॉल्यूम को देखेगा। वो आपकी कंसाइनमेंट की हाइट, उसकी विड्थ, लेंथ, इसको मेजर करेगा। तो जब वो वॉल्यूम को मेजर करेगा तो वो कहेगा कि नहीं जी, अगर आपकी कंसाइनमेंट का वेट तो 1000 kg है लेकिन इसका वॉल्यूम 1000 kg के रेट से बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर इसको वॉल्यूम में करेगा। जैसे इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपने रुई को शिप करना है, रुई को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है, तो आप उसके लिए पर केजी का रेट आपका फ्रेट फॉरवर्डर नहीं देगा, यानी ये रेट पर केजी में नहीं होगा, ये वॉल्यूम वाइज रेट होगा। तो इस तरह से सम टाइम आपका जो कंपैरिजन होता है
वो प्राइस के अलावा उसकी अदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर बेस कर रहा होता है, और वो प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती हैं, और उसको हम एक रफ़ कंपैरिजन कहेंगे। यानी कि आप अपनी बाइंग के लिए रफ़ कंपैरिजन भी समटाइम यूज़ कर रहे होते हैं कि आप प्राइस को छोड़ के उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर बेस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये 6 डिफरेंट कंपैरिजन के प्रोसेस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी आप कोई प्रोसेस करते हैं अपनी रिक्विजिशन के अगेंस्ट, आप RFP का करें, RFQ का करें, ओपन बिडिंग करें, रिस्ट्रिक्टेड बिडिंग करें, सिंगल सोर्स पे जाएं, तो आप उसके बाद आपके पास जो भी कोटेशंस इकट्ठी होती हैं आपको उसके लिए कंपैरिजन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 डिफरेंट तरीके जिससे कि आप कंपैरिजन बना सकते हैं। और अब आते हैं हम उस गलती की तरफ जो कि प्रोक्योरमेंट में अक्सर लोग कंपैरिजन को बनाते हुए कर रहे होते हैं, और वो गलती है किसी बेस को सिलेक्ट करना। यानी अगर आप अकाउंट्स में जो एक्चुअल कंपैरेटिव स्टेटमेंट की डेफिनेशन है उसको देखें, तो जब भी आपको कंपैरिजन करना हो तो आप एक बेस ईयर को सिलेक्ट करते हैं। यानी अगर आप करंट ईयर की कुछ एंट्रीज़ को पेयर कर रहे हैं तो आपको एक बेस ईयर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि लास्ट ईयर से आप करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं, या आप 10 साल पहले 2010 को करंट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, या कुछ भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन उसी वक्त मुकम्मल होता है जब आप करंट को किसी बेस के साथ कंपेयर कर रहे हो। नॉर्मली जो गलती मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो ये है कि लोग 3 कोटेशन लेते हैं और उसमें जो लोएस्ट कोटेशन होती है उस पर वो ऑर्डर कर देते हैं। तो जो लोएस्ट कोटेशन है उसके लिए क्या आपने कोई बेस प्राइस को सिलेक्ट किया कि आप किस प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं करंट प्राइसेस से। तो ये वो गलती है जो कि अक्सर लोग करते हैं कि वो बेस प्राइस सिलेक्ट नहीं करते, वो करंट जो मार्केट की सिचुएशन होती है उसमें से 3 कोटेशन लेते हैं और उसमें जो लोएस्ट होती है उस पर ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस गलती को नहीं करते वहाँ पे मुख्तलिफ आइटम जो कि वो परचेज़ हो रही होती हैं उनकी हिस्ट्री बन रही होती है। तो जब भी आप कंपैरिजन बनाते हैं तो आपको करंट प्राइसेस को हिस्ट्री की प्राइसेस से कंपेयर करना चाहिए, या कि देखना चाहिए सेम आइटम लास्ट टाइम कब परचेज हुई थी और उस वक्त उसकी क्या प्राइस थी, पीरियड क्या था और करंट प्राइसेस का क्या ट्रेंड है। तो जब आप इस तरह का कंपैरिजन बनाएंगे जिसमें आप करंट प्राइसेस को किसी बेस प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो एक करेक्ट कंपैरिजन होगा, और वहाँ पे आपको एक्चुअल सिचुएशन नज़र आएगी, आपको ट्रेंड नज़र आएगा कि आपकी जो करंट प्राइसेस हैं वो लास्ट बाइंग से ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, या इक्वल आ रही हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन और कॉम्पिटिटिव बिडिंग में तो आपने हर हाल में कंपैरिजन बनाना है, क्योंकि आपने जो भी 3 कोटेशन कलेक्ट किए हैं आप उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसमें लोएस्ट कौन सी है, और आप उसमें हिस्ट्री यानी कि बेस प्राइस भी ऐड कर लें तो ये आपका एक करेक्ट फॉर्मेट है। लेकिन जो प्रायर अवेलेबल कोटेशन है, नंबर 2 पे जो पॉइंट था, जो प्रायर अवेलेबल कोटेशन है, जब आप उस पर डिसीजन कर रहे हो कि हमारे पास ऑलरेडी प्राइसेस अवेलेबल है, हम एक ऑर्डर पहले भी इस वेंडर को इसी आइटम का दे चुके हैं और अब आप रिपीट ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उस पर भी आपको कंपैरिजन बनाना चाहिए, क्योंकि उस कंपैरिजन में आप रीज़न लिखेंगे, आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप इस आइटम को क्यों प्रायर कोटेशन पर परचेज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप रीज़न लिखेंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक कॉलम रीज़न का या रिमार्क्स का होता है जिसको आपको हर हाल में फिल करना चाहिए। यानी अगर आपने 3 कोटेशन ली हैं और उस पर आप फैसला करें तो तब भी आप रीज़न में लिखें कि आपने जो लोएस्ट प्राइस सेलेक्ट किया उसकी रीज़न क्या है। और अगर आप प्रायर कोटेशन पर जा रहे हैं और आप रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं तो तब भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट उसमें ऐड करनी चाहिए, उन पेपर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट लगानी चाहिए और उस पर रीज़न निकलनी चाहिए, जो कि ये होगी कि आपके पास चूँकि टाइम कम था या अर्जेंसी थी या एंड यूज़र की अर्जेंसी थी, तो इस वजह से आपने जो ऑलरेडी अवेलेबल प्राइसेस थे उसके ऊपर रिपीट ऑर्डर कर दिया। तो जब भी कोई ऑडिटर या कोई भी बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, उस ट्रांजेक्शन को देखेगा जिस पे रिपीट ऑर्डर हो रहा है, जिस पे कंपटीशन हो रहा है या कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसके पास एक ही पेपर अवेलेबल होता है, वो होता है कंपैरिजन शीट। यानी जब भी वो कंपैरिजन को देखेगा तो उस पे उसको नज़र आ जाएगा कि ये कंपैरिजन इस रीज़न की वजह से, यानी रिमार्क्स में जो आपने लिखा होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगी उसकी बेस पे वो उसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस बेस पर हुई। तो इसलिए अगर आप रिपीट ऑर्डर करें तो तब भी आप कंपैरिजन शीट उसमें ऐड करें और उस पर रीज़न लिखें कि ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमने रिपीट ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों सिमिलरली आपके पास अदर 3-4
प्रोसेस हैं जो कि कंपैरिजन के 6 प्रोसेस बताए। आपके पास प्राइसेस की प्रिंटेड लिस्ट अवेलेबल है, आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से या रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से प्राइसेस ऑलरेडी डिफाइन है, आप रफ कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको हर हाल में कंपैरिजन शीट को अपने उस डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना चाहिए और उसके ऊपर रीज़न रिमार्क्स लिखने चाहिए कि ये इस बेस पर हम इस बाइंग को कर रहे हैं। अगर आप रफ कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप उस कंपैरिजन शीट पे मेंशन करें कि जी इसकी प्राइस तो कम थी लेकिन हमने इसका जो रफ कंपैरिजन किया तो उस लिहाज से ये प्राइस जो अवेलेबल प्राइस थी उससे कम आ रही है, तो हम इस रफ कंपैरिजन की बेस पे इसको बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि इसी तरह से अगर आप जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइसेस सेट हैं, जैसे कि रोटी की प्राइस 6 रुपये है, तो अगर आप रोटी परचेज करने जा रहे हैं तो तब भी आप कंपैरिजन शीट ऐड करें और उसमें मेंशन करें कि ये प्राइसेस ऑलरेडी हैज़ बीन सेट बाय गवर्नमेंट, सो डैट कि अब आप इसको उन सेट प्राइस पे बेस करते हुए परचेज कर रहे हैं, तो ये आप रिमार्क्स में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी प्रिंटेड प्राइस लिस्ट है किसी हाइपर मार्केट की, तो तब भी आप उस प्राइस कंपैरिजन के साथ लिस्ट अटैच करके उसके रिमार्क्स में ऐड कर सकते हैं कि इस हाइपर मार्केट की जो प्राइसेस है वो मार्केट से इतने % कम है और फर्दर इस पे कॉर्पोरेट डिस्काउंट जो इतने % अवेलेबल है उस पर हमने ये बाइंग। तो दोस्तों हर हाल में जब आपकी बाइंग किसी भी सूरत की हो, आप बाइंग कुछ भी कर रहे हो और उसके लिए आप कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको हर हाल में उसके साथ एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ती है और उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में या तो 3 कोटेशन होंगी, उनके प्राइसेस का कंपैरिजन होगा विद हिस्ट्री प्राइस या बेस प्राइस, या फिर आप उसके रिमार्क्स में रीज़न लिखेंगे कि आप इस आइटम को किस रीज़न की बिना पर किस प्रोसेस के अंडर परचेज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपके पूरे बंच ऑफ पेपर जो भी एक अकाउंट्स के लिए जो फाइनल पेमेंट के लिए जो बंच ऑफ पेपर जाता है जिसमें के इंडेंट लगा होता है यानी रेक्विजिशन होती है, उसके बाद कोटेशन होती हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर और GRN की कॉपी लगी होती है। तो इस सारे बंच ऑफ पेपर में सिर्फ एक पेपर होता है जो उसका हार्ट होता है, जो उसकी जान होती है, और वो उस सारी ट्रांजैक्शन का जो जान होती है वो एक ही पेपर में होती है, वो होता है कंपैरिजन। तो जब भी कोई बंदा आपकी उस ट्रांजैक्शन का ऑडिट करेगा या उसको देखना जाएगा तो वो सिंपली कंपैरिजन को देखेगा और उस कंपैरिजन से जान लेगा कि ये जो बाइंग हुई है ये किस बेस पर हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कंपैरिजन। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अपनी डे टू डे जॉब या अपने ऑन गोइंग किसी इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।